This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आधे घंटे के इस शो में हम शेयर बाजार और अर्थ जगत की खबरों पर गौर करेंगे। आज के समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने अर्थशास्त्री एसपी शर्मा। नमस्कार एसपी शर्मा जी। थैंक यू मार्केट सर, मंत्र में आपका स्वागत है। पहले हेडलाइंस के साथ गौरव धवनलाल। Thank you, Subodh, and Dr. Sharma. Welcome to the program once again. Thank you, ma'am. A quick look at the headlines. Benchmark domestic equity indices failed to hold initial gains. Sensex drops 170 points. Nifty closes at 25,405. Most Asian markets end in positive territory. European indices trading mixed. And India and Ghana decide to elevate bilateral relationship to a comprehensive partnership. शेयर बाजारों में शुरुआती बढ़त के बाद गिरावट। सेंसेक्स 170 अंक गिरा, निफ्टी 25,405 पर बंद हुआ। एशिया के ज्यादातर बाजारों में बढ़त, यूरोप के बाजारों में मिलाजुला रुख। और भारत और घाना ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर व्यापक सहभागिता में बदलने का फैसला किया। आइए सबसे पहले शेयर बाजार पर नजर डालते हैं। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आज अपनी शुरुआती बढ़त कायम रखने में नाकाम रहे और मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज शुरुआती कारोबार में सकारात्मक थे, लेकिन आखिरी घंटों में नुकसान में आ गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 170 अंक गिरकर 83,239 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी उतार चढ़ाव भरे साप्ताहिक एक्सपायरी के सत्र में 48 अंक गिरकर 25,405 पर आ गया। आज सेंसेक्स 83,541 पर खुला था और कारोबार के दौरान 83,850 तक पहुंच गया था। निफ्टी 25,505 पर खुला और आज के कारोबार में इसका सबसे ऊंचा स्तर 25,588 था। Yes, so both benchmark domestic equity indices today failed to hold gains and ended with modest losses. Both indices gave up their initial positive momentum and slipped into negative territory in the last hour of trade. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex dropped 170 points to close at 83,239. The National Stock Exchange Nifty 50 declined 48 points to settle at 25,405 amid volatile weekly expiry session. The Sensex had started today's session at 83,541 and hit an intraday peak of 83,850. Meanwhile, the Nifty 50 had opened at 25,505 and hit an intraday peak of 25,588. जी, और देखते हैं गौरा कि कौन सी कंपनियां नुकसान में रही। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियां नुकसान के साथ बंद हुई। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों पर गौर करें। कोटक बैंक में 1.9%, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.4% और बजाज फाइनेंस में 1.3% की गिरावट देखी गई। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में मारुति उल्लेखनीय है, जिसने 1% की बढ़त ली। इन्फोसिस 0.5% ऊपर आ गया और एशियन पेंट्स 0.4% बढ़कर बंद हुआ। In fact, in sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors ended down, while industrials settled unchanged. In the top laggard, services dipped over 1%, metals slipped over 0.7% and realty fell more than 0.6%. Among the top gainers, both healthcare surged over 0.7%, oil and gas as well as consumer durables both climbed more than 0.4% each and auto increased 0.4%. In fact, the overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2009 companies advanced, shares of 2001 companies declined, while shares of 158 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 69 companies hit their 52-week high, while 44 hit their 52-week low. और मुद्रा बाजार पे भी नजर डालते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 39 पैसे बढ़कर 85 रुपये 31 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 96.8 पर चल रहा था। शर्मा जी, आज हम बाजार पर गौर करें तो जो शुरुआती उत्साह दिख रहा था और
कुछ आखिरी घंटों में सब पर पानी फिर गया। जी बिल्कुल, मार्केट्स काफ़ी कॉशियस मोड में हैं। मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर काफ़ी कॉशियस है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट कुछ दिन हैं तो काफ़ी क्रूशल रहेंगे वो मार्केट्स के लिए। एक तो जो ट्रंप टैरिफ्स के ऊपर जो पॉज हुआ था वो ख़त्म होने जा रहा है 9 जुलाई को, जिसमें काफ़ी सारे डील्स हो चुके हैं और काफ़ी अभी बाकी हैं और काफ़ी अभी नज़दीक में है। तो खास करके तो जो चाइना और वियतनाम के साथ यूएस का काफ़ी हद तक एग्रीमेंट हो चुके हैं और इंडिया भी काफ़ी क्लोज है। अभी आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही हमें आशा है कि कुछ सेमी डील या फुल डील सामने आ सकता है। लेकिन फिर भी मार्केट्स काफ़ी कॉशियस इस वजह से हैं कि क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी अनाउंस्ड, आगे क्या अनाउंसमेंट्स आएंगी, क्या वो इंडिया के फेवर में रहेंगी या नहीं रहेंगी। नॉट ओनली इंडिया, पूरा ग्लोबल लेवल पे ही ये एक इस तरीके का एक माहौल है कि सभी जो इन्वेस्टर्स हैं इसी सोच में हैं कि क्या होने वाला है आने वाले 2-3 दिनों में। तो उसी हिसाब से वो अपनी पोजीशंस या फिर खास करके हमने देखा कि एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग कि हम मार्केट्स के इस लेवल के ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पिछले 3-4 महीने के हाई लेवल पे हम मार्केट्स में हैं और मार्केट्स यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही हैं। खास करके जो निफ्टी है हमारा वो 25,200 से लेके 25,600-700 के बीच में ट्रेड हो रहा है। कभी लो पे आके बाइंग आ जाती है या फिर अपर पे जाके जब 500-600 पे होता है 700 पे तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इस तरीके का ट्रेंड है, इसको हम कहेंगे एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि लोग इस समय लॉस में नहीं होंगे ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने एक मार्केट्स में एक रैली देखी है पिछले 3 महीने में, जब मार्केट्स काफ़ी लो पे चली गई थी, बहुत ही डिसेलरेशन हुई थी जब 2 अप्रैल को टैरिफ अनाउंस हुए। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई, फिर एक रैली शुरू हुई कि शायद ये सब कुछ सेटल हो जाएगा, ट्रंप टैरिफ्स जो है ज़्यादा वो इतने हार्मफुल नहीं होंगे इकोनॉमीज़ के लिए। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना, जिसके बाद मार्केट्स ने वापस अपने अच्छे स्तर तय किए, छू लिए। लेकिन उसके बाद एक कॉशियस माहौल इस वजह से बना कि जो डील्स 3 महीने में तय हो जानी चाहिए थी वो काफ़ी हद तक नहीं हो पाई। अभी भी वो डिस्कशंस में है और उनके ऊपर कुछ भी अभी रास्ता तय नहीं हुआ, भले ही वो काफ़ी क्लोज है। Right. In fact, so I know you're seeing this as a healthy consolidation, and I think so by and large, when we talk of volatile weekly expiry session, so if you could just help us and our listeners understand what is the role that this played and what is the weekly expiry session, you know, just even for many of us who could be lay people, it's a little technical term. Yes, because we have 2 expiry days. One is for the Nifty and second is for the BSE Sensex. So Nifty weekly options are expired on Thursday, and Bombay Exchange options are expired on Tuesday. So today was the expiry day of Nifty options. Okay. So that's why sometimes people take positions to move forward and they are optimistic about the market, that markets will go up and make new highs or on the basis of so and so factors. But when they see that that is not going to happen shortly, then they roll, they scare off their positions. They are not in a rolling mode. Then they scare off then the markets decelerate at that juncture. If they roll out their positions, then the markets go up. So now the cautious approach is indicating that there was some scare off of the position. That's why markets decelerated in the last minutes, like at 3:20 or 3:25. In those the last 10-15 minutes, markets were decelerating because maybe people are not taking the further positions to move forward, and they are not that much optimistic about the market because the situation is very cautious at this juncture. But our market is very strong and very resilient. Despite so many headwinds, we have observed a great rally during the last 3-4 months. Though there are headwinds from the geopolitical developments and then the Trump tariffs and then some weather conditions, but the markets remained resilient. They are making new highs, recent highs. I will not saying the new highs, but the recent months highs are there, more than 25,000 rally in the Nifty. So going forward, I believe if some relief is coming from the Trump tariffs and there is a plausible agreement between the two significant economies,
Like one is the largest economy and second is the fastest growing economy. Right. So markets will make new highs definitely in the coming months because we have a great potential. The challenge is from the Trump tariffs and the second is from the geopolitical developments. Geopolitical developments are now subsiding. There are some chances of peace in the coming times. But the tariffs are still challenging that what is going to happen in the deal between the two significant economies. Right. Yeah. So on this optimistic note about the Indian share market, let's take a look at the international market. एक और चीज पूछना चाहूंगा गौरा, जो आपने कुछ डिटेल्स बताए थे सेक्टोरल कुछ जो इंडेक्स के जी, उसमें शर्मा जी आपने गौर किया होगा कि ऑटो में आज बढ़त देखी गई है। हालांकि उतनी ही बढ़त आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी है और ऑयल एंड गैस में भी है, हेल्थ केयर तो उनसे भी ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन ऑटो पिछले कुछ दिनों से बड़ा फोकस में है। पहले वो रेयर अर्थ मेटल को लेकर था और फिर अभी कुछ बदलाव थे और खास करके पिछले दिनों जो अभी फैसले आए हैं 15 साल पुराने वाहनों को लेकर, इसको देखते हुए क्या कुछ फैक्टर्स काम कर रहे हैं इस पे? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो जो 15 साल पुराने आपने बहुत अच्छे से बताया कि उससे क्या है कि न्यू जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होती है जब आप पुराने को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी मार्केट है जो ऑटोमोबाइल की, तो वो एक पॉजिटिव है जो ऑटो सेलर्स हैं। नेगेटिव है कंज्यूमर्स के लिए जो पुराने वाहन यूज कर रहे हैं, उनके लिए एक बर्डन बनेगा कि नया वाहन लेना पड़ेगा या फिर कोई उनको सेकंड हैंड वो लेना पड़ेगा जो अभी 4-5 साल चल पाएगा। अगर वो भी लेंगे तो जिसने बेचा वो भी नया लेने जाएगा, तो कुछ तो डिमांड जो है न्यू प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी जिसमें। और दूसरा जो अभी टैरिफ डील्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि यूएस जापान में ऑटो को लेकर कुछ टसल है जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट हो सकता है। और दूसरा जो एक मोमेंटम एक हमने जो डिमांड साइड से देखा है, एक हमने गुड मानसून की हम जो आशा कर रहे हैं। जब मानसून अच्छा होता है तो रूरल डिमांड इंक्रीज होती है और ऑटो सेल्स भी इंक्रीज होती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ऑटो शेयर्स में एक रैली का माहौल हम देख रहे हैं। जी, और आपने जब ये कहा कि इससे बाजार में मांग बढ़ी है जो 15 साल पुराने वाहनों को हटाने की बात से, तो शायद एक पुराना वक्त याद आ गया मुझे कि अमेरिका को एक बार इसने मंदी से उबारा है ऑटो सेक्टर में। राइट जी। और अगली खबर पे नजर डालते हैं। एशियाई और यूरोपीय बाजार। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज तेजी दिखाई दी। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1.3%, सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में 0.2%, चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। जापान के निक्केई में ज्यादा बदलाव नहीं आया, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 0.6% गिरकर बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में मिलाजुला रुख था। समाचार लिखे जाने तक लंदन के फुट्सी में 0.4% की तेजी थी, जबकि फ्रांस का कैक 0.1% के मामूली नुकसान पर था। जर्मनी के डैक्स में ज्यादा हलचल दिखाई नहीं दी। Look at the US markets. US stocks edged up on Wednesday with the S&P 500 and Nasdaq hitting a record high amid stock-specific action. The Nasdaq Composite surged over 0.9% to close at 20,393. S&P 500 gained almost 0.5% to end at 6,227, while the Dow Jones Industrial Average settled flat at 44,484. Earlier, President Donald Trump had said that the U.S. has struck a trade deal with Vietnam that includes a 20% tariff for Vietnamese exports into America. This comes as the deadline for Trump's 90-day tariff reprieve draws closer. Dr. Sharma, earlier we'd seen a couple of days back, that Canada had also... So a lot of posturing has taken place. In fact, countries want to take a stance which says that, we are aware this can be a quid pro quo in terms of saying you put a tariff, so will we, but also a quid pro quo in terms of you give reprieve, we'll give reprieve. So you think this, by and large, because nobody wants a bad deal and nobody wants the world economy to just kind of go down as it started with the initial, positioning. So do you think this posturing is now getting a little more mature, so to say? Yes, because no country can trade in isolation. Because there is a great global integratedness. Country need each other to sell their products and to buy products from the other country. That is on the basis of potential and the price cost margins of the producers. So trade is always for the welfare.
trade ultimately impact the welfare of the people. So economies try to settle that maximum welfare with the perfect give and takes. Right. So now US is in that mode, and so far, I believe US is in a win-win situation with the Vietnam also and with the China also, because they are negotiating very at a perfect rate of negotiations. So going forward, I believe if the trade deal between the other countries also settled on the basis of such kind of fruitful discussions, then that will be beneficial for the whole world economy and for the markets and for the economic growth rates. Because now the global GDP is also anticipated to decelerate on the basis of such kind of developments happened recently in the months of March and April, and the global GDP is anticipated at 2.8%. Earlier it was more than 3%. Right. So now if the deals are becoming effective for each and every country, then the global GDP will also be benefited from such kind of fruitful discussions and the deals. Right. We move on to our next story. Prime Minister Narendra Modi has concluded the first leg of his 5-nation tour with a visit to Ghana. We bring you a detailed report highlighting the key economic aspects from this significant diplomatic engagement. Both sides have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive partnership. They welcome growing bilateral trade with a target to double it in next 5 years. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। Both sides committed to deepen development partnership through India-supported infrastructure and capacity-building projects, offering expertise in health, pharma, UPI and skill development. They have also decided to extend cooperation in exploration and mining of critical minerals. Prime Minister Narendra Modi addressed Ghana's parliament today, wherein he noted Ghana's potential as an IT and innovation hub. Ghana also holds great potential to become an IT and innovation hub in the region. Together, we will shape a future full of promise and progress. Later tonight, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Trinidad and Tobago in the second leg of his 5-nation visit. Both sides are expected to hold talks on digital transformation, food processing, trade, health, maritime security, transportation and overall economic and cultural cooperation, with inputs from Alok Rai, Ayushi Singh for Market Mantra. ये शर्मा जी, अभी हमने जो खबर सुनी है घाना में हमारे प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है और जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को अब बोल रहे हैं व्यापक सहभागिता तक बढ़ाकर ले जाएंगे जी। अभी हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया की नज़र तीसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसे हम कहते हैं उन पर टिकी हुई है और उनके संसाधनों पर है, लेकिन अब वो देश भी अब खुद को कंसोलिडेट कर रहे हैं क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके पास अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का और वो अच्छी दिशा में अच्छे रेट पे ग्रो भी कर रहे हैं। और घाना एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, जैसे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि $3 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड होता है और हम उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट भी हैं। हम उनके जो टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें आते हैं। और हमारा जो एक्सपोर्ट है, खास करके जो हम मेजर आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं और अपना आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल्स हैं, मशीनरी है, प्लास्टिक्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ये सब चीज़ें हमारी घाना को एक्सपोर्ट होती हैं और हम उनसे गोल्ड, कोकोआ और सम टिम्बर के प्रोडक्ट्स ऐसे चीज़ें लेते हैं। तो आपस में जो कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं जिनमें कहेंगे कि गिव एंड टेक का जो माहौल है वो बहुत काफ़ी स्ट्रांग है। और आने वाले टाइम में जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात है और जहाँ तक हम आगे अपने जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं जो हम साउथ अफ्रीका के साथ और सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ आगे इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक बहुत ही एक अच्छा कदम है कि हम वी आर मूविंग हेड विद अ ग्रेट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। जी, अगली खबर पर नज़र डालते हैं जो बहुत अहम है, खास करके लोन
लेने वाले लोगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लोगों के फ्लोटिंग रेट के ऋण के पूर्व भुगतान पर जुर्माना लगाने पर रोक लगा दी है। यह रोक सभी बैंकों और विनियमित ऋणदाताओं पर लागू होगी। यह अगले वर्ष से प्रभावी होने वाली है रोक। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और ऋणधारकों को ज्यादा लचीलापन प्रदान करना है। यह निर्देश भुगतान बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को छोड़कर वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा। ये बहुत बड़ा कदम है उपभोक्ताओं के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है और खास करके हम अप्रिशिएट करेंगे कि आरबीआई कंज्यूमर्स के जो इश्यूज हैं, जो वेलफेयर है, उसको ज़्यादा फोकस कर रहा है कि नॉट ओनली द बिजनेसेस और द बैंकिंग सेक्टर के एक वेलफेयर और एक कंज्यूमर के लिए वो क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पैक्टफुल था पहले कि जब कोई व्यक्ति लोन लेता है उसके बाद वापस करने जाता है, कुछ उसका पार्ट पेमेंट करता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाना कि इतने % आपको देना पड़ेगा, फिर आप इतना चुकता कर सकते हैं, जिसमें कई महीनों का जो ब्याज दर था वो व्यक्ति का चला जाता था। एंड ये एक बहुत जिससे कि जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है उसको वो एक पहले ही कर्ज में डूबा, उसके ऊपर जब वो वापस कर रहा है तब भी उसको कुछ पेनल्टी लेने वक्त भी काफी चार्ज किया जाता है, और जब वो वापस कर रहा है तो उस टाइम पे भी उसका कास्केडिंग इम्पैक्ट मैं इसको कहूंगा कि लोन जो लेने वाले लोग हैं उनके ऊपर रहता था पहले। Right. So, in fact, some lenders were using restrictive clauses to prevent customers from switching to better loan terms, and these new rules yes, that is also a great curb. development because they were not able to switch to the other banks. They have to pay some penalty to pay the existing loan. Right. So basically, it takes away your freedom of choice. Yes. So very non-democratic. This will create competition also and the rationalization of the rates also, because sometimes they are very rigid. They are not percolating the rates of the RBI, because RBI sometimes they reduce the repo rate, but they are not percolating that loans to the consumers. Absolutely. And they becomes very rigid sometimes. Right. So, Dr. Sharma, any reason why only on floating interest rates? There may be some technical reasons, but because fixed rate is not that much impacted during the rise and fall of the repo rates, and sometimes the banks are not, as I said, not percolating that effect to the consumers. But in the fixed rate, they are the amount remains same. Right. So and you already why, have advance notice. You're prepared for that. A sudden spike is not going to disturb perfect. you. Right. We move on to our next story. In a major move to boost industrial development and job creation in Maharashtra, the Cabinet Subcommittee on Industries, chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis, has approved investment proposals worth 1,35,371 crore rupees in thrust sectors and high technology-based industries. These projects are expected to generate around 1 lakh direct and indirect employment opportunities across the state. So, Dr. Sharma, in fact, recently introduced the employment-linked incentivization for employers, which had come in, that scheme of the government. This job creation in Maharashtra, though this is state-specific, I think for India to actually reach its goals, I think the focus on saying that, it's all very well, we'll grow into the economy, stock market steady, a lot of, retail investors, strong people economy, but job, employment and creation, and I think that is a tremendous focus now. Yes, that is the tremendous focus, and we have observed during the last 2-3 budgets that there are announcements to connect the educational institutes with the industry, like the internship programs. That is becoming very, very significant and employment oriented, because earlier the university, or I would say academic and industry linkages, were not that much strong. So we have to focus those linkages to increase the connect between the education or academia and the industry, so that they are able to know about the industry demand, what is desired in the industry segment. So I believe with such kind of developments, the employment creation will become more and more strong. And employability in the coming times. will increase. Yes. Right. जी, अगली खबर पे नजर डालें। गुजरात देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसके 1 करोड़ से अधिक निवेशक शेयर बाजार में पंजीकृत हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ताजा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसमें 1 करोड़ से अधिक निवेशक पंजीकृत हैं। देश के 36% निवेशक इन 3 राज्यों के हैं। इस वर्ष मई तक देश में कुल पंजीकृत निवेशकों की संख्या करीब 11.5 करोड़ तक पहुंच गई है। काफी लोग अब शेयर मार्केट में रुचि दिखा रहे हैं, और अगर
जब एनएसई के आंकड़े हैं तो जाहिर बात है कि ये ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं जी, ये म्यूचुअल फंड्स वाले लोग नहीं हैं, ट्रेडिंग वाले लोग हैं जी, बिल्कुल। बिकॉज तीनों ही स्टेट बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं और बड़े अच्छे लक्ष्य के साथ उनके आगे जो गोल्स हैं बहुत ही स्ट्रांग हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, आने वाले कुछ सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो ऐसे जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, जो प्रोग्रेसिव गोल्स हैं, तो उनकी वजह से ही जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है इंक्रीज होता है और लोगों में उत्साह बढ़ता है। तो गुजरात एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल स्टेट है और महाराष्ट्र तो बहुत हमेशा से डेकेड से ही इंडस्ट्रियल स्टेट है और बड़े अच्छे से इन्वेस्टर फ्रेंडली है और तो उसकी वजह से ही और सभी जो दूसरे स्टेट्स हैं वो भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं और करेंगे आने वाले टाइम में। जिस तरीके से जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स जो ज़्यादातर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो दूसरे लोग भी, दूसरे स्टेट्स भी वैसे ही जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। We have an important announcement. In fact, in an exclusive interview will be broadcast with Union Minister for Communications Department of the Northeastern Region, Jyotiraditya Scindia, on India's post-technological advancement for enhancing services and efficiency. And this will be broadcast on 100.1 Akashvani FM Gold channel and additional frequencies of Akashvani at 9:30 p.m. Today. Time now to see crude oil prices. Crude oil prices slipped today as the possibility of US tariffs being reinstated raised demand concerns ahead of an expected supply boost by major producers. Brent crude was trading over 0.1% down at $69.03 per barrel, and WTI crude was trading 0.1% down at $67.38 per barrel when reports last came in. So just quickly, Dr. Sharma, crude oil prices have factored in the restlessness in the Middle East? Yes, during the last few weeks, we have observed some deceleration in the crude oil prices. But when the dollar decelerates or dollar becomes weak, then the crude oil prices again go up. So that is happening in the crude oil segment or the other commodities like the gold and silver. But I believe the crude oil prices will remain subsided because there is not that much demand in the global economy. Though countries like India, they are in the progressive trajectory, but many countries are facing severe slowdown, particularly the advanced economies. They are in the sluggish growth mode. Right. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.8% down at 96,870 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was trading over 0.1% down at 107,470 rupees per kilogram a short while ago. हाँ, और MCX में भी देखें क्या रहा सोने चांदी का मूल्य। तो अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.41% गिरकर 96,995 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.73% बढ़कर 1,07,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। छोटी सी टिप्पणी शर्मा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि डॉलर इस समय बहुत वीक है, मैं समझता हूं कि 10-11% इसी वर्ष में डिसेलरेट हुआ है, तो सोने में तेजी जो है वो बनी रहेगी, भले ही कुछ ऐसे करेक्शंस आते हैं। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी, डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely. Thank you, Dr. Sharma. And now, listeners, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic equity indices fail to hold initial gains. Sensex drops 170 points. Nifty closes at 25,405. Most Asian markets end in positive territory. European indices trading mixed, and India and Ghana decide to elevate bilateral relationship to a comprehensive partnership. And that's all in today's program. Namaskar. Market Mantra. Market